हेलो, वेलकम टू इजी वे स्टडी गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास किसी कारण से नहीं हो पाई। चलिए आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे 2013 के टेक्निकल के पेपर के बारे में। टेक्निकल के पेपर के एमसीक्यूज देखेंगे जो अभी तक अपने जितनी बातें पढ़ चुके हैं। मुझे लगा आपको वो चीज़ मैं बता दूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी फालतू की बात ना रहे कि हमें कैसा पढ़ाया जा रहा है कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा। पहले दिन से जो अपनी अभी 120 डेज की स्ट्रेटेजी वाली क्लास आई थी वहां पर भी मैंने बताया था, आप यदि एमसीक्यूज पकड़ के रखते हो तभी आप पेपर पास करोगे, अदरवाइज आप पेपर नहीं पास करोगे, ये बात याद रखना। 80 to 85% तो अपने थ्योरी में से कवर कर लेते हैं, परंतु ये जो ऊपर वाला 15 से 20% है ना, ये आपको एमसीक्यूज ही कवर करवा सकेंगे। और यही जो 15-20% है ये आपके पास और फेल का निर्धारण करते हैं कि मतलब इसी से आपका डिसीजन होता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए उस पेपर में। एमसीक्यूज मत छोड़ना, बार बार कह रहा हूँ। याद रखना। एक दोस्त का कल भी मैसेज आया, जिसको मेरी बात बुरी लगती है सॉरी, परंतु मुझे कोई मैसेज करता है तो मेरे को ये होता है कि मैं उसको वो चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। उनका मैसेज ये आया था कि कहते सर आप वैसे ही पागल बना रहे हो, वैकेंसी पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी। देखो, मैं किसी को पागल नहीं बना रहा हूँ। जिसको ऐसी जिसकी थिंकिंग है वो बंदा वैकेंसी की वेट करे। मैंने आज तक कोई वैकेंसी के लिए एफर्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं किया, ना मैं करूंगा। मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा काम राजनीति का नहीं है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना है अभी वो अभी पढ़े, अदरवाइज आप बाद में तो पढ़ोगे पढ़ोगे, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा वो आप पे डिपेंड है। बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सभी पीछे रह जाओगे जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यूज मत छोड़ना। थ्योरी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए ना यदि आपको पेपर पास करने के लिए। एमसीक्यूज आपको साथ में लेके चलने होंगे, जो आपको स्ट्रेटजी बनाई के दी है उसी के अकॉर्डिंग चलो। अब मैं बात करता हूँ 2013 के पेपर की। 2013 के पेपर की मैंने डिस्कस करता हूँ। मैंने लिख रखे हैं कि कौन कौन से प्रश्न अभी तक अपने कर चुके हैं। 15-20 प्रश्न ऐसे हैं जो अपने डायरेक्ट फॉरवर्ड अपने अपने अभी तक जिन जो टॉपिक कर चुके हैं वहां से आए हैं। इतने ही टॉपिक में से 20 प्रश्न, मेरे ख्याल से होप, हाँ 20 प्रश्न मैंने गिने। 14 प्रश्न थे, 1 2 3 4 5 6, 14 प्रश्न थे, ठीक है। 14 प्रश्न थे जो इतने ही एग्जाम में से आ चुके थे। चलिए अपने मुद्दे वाली बात पे चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, आपका टाइम बहुत बहुत कीमती है। सबसे पहले देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। इसको अपने को वहीं जाके पीपीटी में सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अपने डिस्कस कर लेंगे वहां जाके। ए साफ्ट टू साफ्ट, दो साफ्ट है ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, कृतन प्रतिबल क्या होगा, इनका इक्वल होगा। इतनी बात याद रखना। ये आपको करवा रखा है, मैंने जो करवा रखा है। देखो, मैंने आपको कहा आर एस खुरमी मत छोड़ना, आप आर एस खुरमी उठा लो। उन उसमें से आपको 90% आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मैं 100% वहां से भी नहीं कह रहा, मैं कभी भी 100% किसी भी इंसान को या मेरे अपने आप को नहीं कहता मैं। सेम मटेरियल की बात आ गई। ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया, आपको याद होगा, परंतु इसकी लैंग्वेज चेंज है। वो लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं कि एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करके कैसे पूछता है, ठीक है। द शाफ्ट ऑफ ए इज सोलिड एंड इट डायमीटर इज डी, मतलब डी क्या है, इसका व्यास है। द शाफ्ट बी इज होलो, खोखली है, जिसका बाह्य व्यास क्या है, कैपिटल डी, और आंतरिक व्यास क्या है, डी बटा में 2। सीधा सीधा उसने अपने को दे दिया। इफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट ए इज टी, यदि अधिकतम टॉर्क ए शाफ्ट के द्वारा ट्रांसमिट संचरित किया जा रहा है टी है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट बी। तो बी शाफ्ट के द्वारा अधिकतम टॉर्क कितना संचरित किया जाएगा, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, फिर अपने पीपीटी पे जाके इस चीज को सोल्व कर लेंगे। दो शाफ्ट ए और बी समान पदार्थ से निर्मित है। शाफ्ट ए ठोस है एवं इसका व्यास डी है, ठीक है। शाफ्ट ए क्या है, ठोस है और उसका व्यास क्या है, कैपिटल डी है। शाफ्ट बी खोखली है, जिसका बाह्य व्यास डी और आंतरिक व्यास डी बटा 2 है। यदि शाफ्ट ए द्वारा प्रेषित प्रेषित अधिकतम एंट एंट मतलब टॉर्क टी हो, तो शाफ्ट बी द्वारा प्रेषित अधिकतम एंट क्या होगी,
ऑप्शन याद रखेंगे, अपने ऑप्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अपने सीधा पीपीटी पे चलते हैं। क्या कह रहा था वो, याद करते हैं। ए और बी दो शाफ्ट है, ठीक है। ए शाफ्ट का डायमीटर क्या है, डी है, और बी शाफ्ट का डायमीटर डी वह डी बटा में 2 है, मतलब ये खोखली शाफ्ट है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए शाफ्ट टी मैक्सिमम अधिकतम टॉर्क क्या ट्रांसमिट कर रहा है, टी कर रहा है, और बी क्या करेगा उसके बारे में अपने से पूछा गया है, इतनी बातें उसने कही है। तो मैक्सिमम टॉर्क अधिकतम टॉर्क क्या होता है अपने पास, अधिकतम टॉर्क होता है पाई/16 तो डी3, ये होता है जी। इस चीज को याद रखेंगे अपने, ठीक है। किसके लिए आ गया ये, ए शाफ्ट के लिए। मैं सही कर रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूं। क्या होता है, टी इज इक्वल टू पाई/16 तो डी3 अपने पास होता है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। अब मैं बात करता हूँ बी शाफ्ट के बारे में, फिर मैं बताता हूँ कि बी शाफ्ट में क्या मतलब ऑप्शन अपने काम में आएंगे, मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। बी शाफ्ट के लिए मैं देखूं तो टी मैक्स क्या होगा नहीं नहीं सॉरी होगा। खोखली शाफ्ट के लिए अधिकतम टॉर्क कितना होता था, याद करो वो सुहाने दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आराम से बोलूंगा, मेरी कोई एनर्जी लेवल लो नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, पर मेरे को ये यार ज्यादा जोर से बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप तक आवाज आनी चाहिए, बस मैं आराम से पढ़ाऊंगा अब आपको, मेरे को जल्दी नहीं है। पाई/16 तो कैपिटल डी माइनस डी⁴ बटा में डी, ये होता था, ठीक है। ये याद है आपको, ये क्या है, कैपिटल डी क्या है, बाह्य व्यास है, और स्मॉल डी क्या है, आंतरिक व्यास है। इतनी बात आपको याद रहेगी। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, मैं यही लिख देता हूं, पाई/16 तो कैपिटल D⁴ माइनस कैपिटल D⁴ बटा में 2 है, पूरे की पावर 4 बटा में डी। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, आप कहोगे साहब आप लिख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है ऊपर ही ऊपर, मैं पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दे रखा है बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास, वही मैंने लिखा है, यहाँ पे बाह्य व्यास और यहाँ पे आंतरिक व्यास मैंने लिख दिया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करके देखते हैं, एक आराम से मैथमेटिक्स है। D⁴ तो D⁴ ही देगा, और 2⁴ कितनी होती है, 16 होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 4 8 16। उसी चीज को मैं लिखता हूं, पाई/16 तो D⁴ माइनस D⁴ बटा में 16 बटा में डी। होप सो समझ आ गया होगा कि टी नहीं है ये, रुको एक सेकेंड, गालियां मत निकालना यार बाद में मुझे। होप सो समझ आ गया होगा आपको मैंने कैसे लिखा है। इतनी इतनी बात आप ध्यान में रखना है एक बार के लिए, ये आप एक बार के लिए भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, अभी दिखाता हूँ वो कैसे आएगा। 16 D⁴ माइनस D⁴ बटा में 16 इंटू में डी। क्या ये बात सभी को समझ आ गई है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ है, ज्यादा फालतू की बात नहीं की है। ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी, आई होप मैंने कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। इतनी बात समझ आ गई, 16 D⁴ में से एक 16 D⁴ में जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, 15 D⁴ बटा में 16D, वो अभी तक यहाँ पड़ा है, याद रखना इसको भूलना मत। हाँ, इससे ये काट दिया तो अपने पास क्या है, अब 15 बटा में 16D⁴। अब पूरा लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, पाई/16 तो D⁴ 15 बटा में 16, यही लिखूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D⁴ 15 बटा में 16 लिख सकता हूं। और अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बता के हटाऊं, ये क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, ये आप यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुंच जाओगे तो ये टी है, तो क्या होगा, बी शाफ्ट के लिए क्या होगा, टी 15 बटा में 16। होप सो आपको समझ आ गया होगा अपना आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं कल वाली क्लास में जब अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। 16 टी इंटू 15 बटा में 16, ये प्रश्न अपनों ने किया भी था, परंतु कुछ लैंग्वेज चेंज था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चौथा नहीं तीसरा,
जो पढ़ाया था आ गया, आर एस खुरमी से पढ़ाया गया था, आर एस खुरमी से आ गया। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है? देखो ये मैंने नहीं पढ़ाया, मेरी गलती है, ठीक है। मुझे याद था जब मैंने आपके लिए एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ, वहां मैंने स्प्रिंग इंडेक्स पढ़ लिया था। तो अगर आपने आर एस खुरमी से स्प्रिंग के प्रश्न किए हैं आर एस खुरमी से, तो आपको ये मिल जाएगा। आपको आर एस खुरमी से ये मिल जाएगा कि स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, एक कुंडली या स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग सूचनांक क्या होता है। वो क्या होता है? रेशो ऑफ कोयल वायर टू वायर डायमीटर, कुंडली कुंडली व्यास एवं तार व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे कोयल डायमीटर की जगह पे एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है, वो भी सुन लो। यहाँ पे आपको दे सकता है स्प्रिंग डायमीटर। स्प्रिंग, यार ये ना हिलता है, पता नहीं क्या चक्कर है। स्प्रिंग डायमीटर, अरे ये देखो ये हिलता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके। पर पहले ही मैं रिकॉर्ड करने लगा तो मैं इसके ऊपर आया तो पेन चला रहा था तो पेन चल नहीं रहा था, ये पूरे का पूरा आप पीडीएफ हिल रही थी। होप सो समझ आ गया होगा। ये आपको नहीं पढ़ाया गया था, परंतु अगर आपने एमसीक्यूज किया होगा तो आपको एमसीक्यूज में ये पक्का मिला होगा। 101% आर एस खुरमी में ये दिया हुआ है। जो मैंने हिंदी में बुक बताई है उसमें भी स्प्रिंग इंडेक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करता हूं पास्कल के नियम के बारे में। पास्कल का नियम मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको कहा था जब अपने मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा वो मुझे याद है। फिर भी अपने देखते हैं पास्कल का नियम होता क्या है यार। एक मतलब कोई वाटर के सरफेस पे यदि अपने फोर्स लगाते हैं वो सभी दिशाओं में एक जैसा विस्तृत होता है, उसको अपने पास्कल का नियम कहते हैं। वो सभी दिशाओं में एक बराबर लगता है। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज देखो, एक तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, कार्बोरेटर, फ्लूइड फ्लाईव्हील और इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पास्कल के नियम पर आधारित है? प्रश्न ये है अपने पास। द्रवीय ब्रेकिंग प्रणाली, कार्बोरेटर, द्रवीय फ्लाईव्हील, इंजन स्नेहक प्रणाली। देखो जहां पर हाइड्रोलिक नाम आ जाएगा वहां पे आप बेसिकली ये याद रखना पास्कल के नियम ही यूज होता है। हाइड्रोलिक जैक हो गया, ये सब में पास्कल का नियम यूज होता है। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है? पास्कल का नियम यूज होता है। मैंने पढ़ाया नहीं है परंतु आपको बता रहा हूं, अभी ये अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी मुझे पता है आपको पास्कल का नियम सभी को पता होगा, इसलिए मैंने इसको अपने मतलब इसमें ले लिया। अभी अपने आगे जाके मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपने देखेंगे। अच्छा जी साहब, अब अपने बात करते हैं। मैंने ये चीज पढ़ा रखी है, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। बर्नौली सिद्धांत डैश डैश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बर्नौली थ्योरम कार्य करती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी तो जाके क्लासेस देख सकते हो। मैंने आपको बताई थी किस पे? एनर्जी पे। बड़ा आसान प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ना। अच्छा साहब, ये आ गया अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा। इन्हें सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यू डिस्चार्ज है, एच हेड है, एन क्या है अपने पास? एन अपने पास है स्पीड, देन द स्पेसिफिक स्पीड विल बी। विशिष्ट चाल होगी अपकेंद्रीय पंप का निस्सरण निस्सरण क्या होता है पता नहीं। हाँ, निस्सरण क्यों है? शीर्ष मतलब निस्सरण मतलब डिस्चार्ज शीर्ष अपने पास है, चाल क्या है अपने पास? एन है। पढ़ाया था, आपको याद होगा। क्या बताया था मैंने आपको? एन अंडर रूट में क्यू बटा में एच की पावर 3/4। क्या? एन, एन एस स्पेसिफिक स्पीड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने आपको बताया था। ढूंढ लो कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। एक प्रश्न यदि एग्जामिनर, देखो ये 2013 का है, थोड़ा सा लेवल अप होगा। ये जो चीजें है ना, जो ये चीजें हैं ये फिक्स है यार, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाके कुछ चेंजेस हो गए, जहां BS6 BS5 और 5 तो अपने इंडिया में आया ही नहीं, BS4 वगैरह के बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, मैं उसके बारे में बताता चलता हूँ। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, अपकेंद्रीय पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो एच की पावर 3/4।
4 के प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको करवा रखा है, अच्छे से आप पढ़ लोगे। अच्छा चलिए, 12 नंबर भी अपने पास है। अच्छा जी साहब, ये कह रहा है इन्हें डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप दे रहा, गैस क्या है, पता नहीं क्या है, हाँ वन है शायद, वन है। वन सक्शन वाल्व, वन डिलीवरी वाल्व, टू सक्शन वाल्व, टू डिलीवरी वाल्व, वन सक्शन वाल्व, टू डिलीवरी वाल्व, टू सक्शन वाल्व, वन डिलीवरी वाल्व। मतलब एक द्विक्रिया प्रत्यागामी पंप में होता है एक चूसन वाल्व, एक प्रत्यायी वाल्व। मतलब सक्शन और डिलीवरी वाल्व कितने होते हैं, याद करो कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, द्विक्रिया प्रत्यागामी पंप क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। आपको याद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। ऐसा अपन ने एक पंप बनाया था, ठीक है, इसके अंदर क्या किया था मैंने, एक पिस्टन से इसको निकाल दिया था। क्या था इसमें देखो, डबल एक्टिंग था। जब ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ तो डिलीवरी होगी, यहाँ पे सक्शन होगा। और जब ये पीछे की तरफ मूव करेगा, मैं पेन तो इसमें चेंज हो जाएगा, पता नहीं, चलो अपने एक ही पेन लेके चलते हैं। जब ये पीछे की तरफ मूव करेगा यहाँ इधर की तरफ, तब क्या होगा, यहाँ से सक्शन होगा, इसका डिलीवरी होगा। मतलब यहाँ पे दो तो डिलीवरी वाल्व हैं, डिलीवरी वाल्व हैं, और दो ही अपने पास सक्शन, और अरे अरे रुक जा भाई रुक जा, दो ही अपने पास क्या है, सक्शन वाल्व है, दो ही अपने पास क्या है, डिलीवरी वाल्व है। आंसर अब आपको पता लग गया क्या, टू सक्शन वाल्व और टू डिलीवरी वाल्व, दो चूसन वाल्व और दो प्रत्यायी वाल्व अपने पास है। देखो सक्शन और डिलीवरी आप सभी को पता होगा यार, ये चीज तो मुझे नहीं लगता हिंदी वाले इंग्लिश वाले किसी को प्रॉब्लम होगी। पढ़ाया था, आराम से कर लोगे यार, मुझे प्लीज इज्जत रख लेना मेरी, ठीक है कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। हाँ आगे कुछ प्रश्न है, मैं ऐसे नहीं कहता यार, मैंने मैंने जितना पढ़ाया उसी में से आए थे, आए हैं। हाँ कुछ प्रश्न है जो एमसीक्यूज करोगे तभी आप सोल्व कर सकोगे। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, सेकंड उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, मैंने ये पैसे रख लिया। फॉर एन रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट सराउंडिंग इज नेगेटिव, सॉरी जीरो होगा वो, ठीक है। एंट्रोपी क्या, जब एंट्रोपी में चेंज जीरो होता है तब उसको अपने क्या कहते हैं, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इस चीज को आप मत पढ़ना, अभी नहीं, अगली अपने कल जो क्लास है उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद कर लो, मैंने आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ाया था। आप इस चीज में मुझे गालियां नहीं निकाल सकते, मैंने आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ाया था और उसमें आप इसकी वैल्यू भी बताई थी। सर्व गैस स्थिरांक, अरे शुक्र है मेरे को मिल गया हिंदी में, हिंदी में याद रख लेना, सर्व गैस स्थिरांक होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ये मैंने आपको बताई थी। उसकी भी याद रखना, जो यूनिट है उस चीज को याद रख लेना। हो सकता है एग्जामिनर आपको यूनिट चेंज करके दे दे, तो क्या याद रखोगे, ये वाला, क्या 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन याद रह जाएगा। आर यू क्या, अरे यार पता हिल मत यार, आर यू क्या होता है, आर इंटू में एम आर, मतलब मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस को अपने कहते हैं। समझ गए हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको करवा रखा है, सीधा सीधा कह दिया था एग्जामिनर, ये पूछता है वो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे क्या, 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, पीपी पी पीएम, वैसे इसको पीपीएम कहते हैं, कई जगह पे पीएमएम भी कह देते हैं, ठीक है। जो भी आप अच्छा लगे आपको आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब मेरे सर ने पढ़ाया था उन्होंने पीपीएम पढ़ाया था, बुक में पीएमएम भी हो सकती है। तो पीपीएम फर्स्ट मशीन, अपनों ने क्या पढ़ा था, ऐसी मशीन जिसे अपने कुछ मतलब जिसको आउटपुट दे और वो ना दे और वो अपने को इनपुट दे दे, ऐसी मशीन को अपने क्या कहेंगे, पीपीएम फर्स्ट मशीन कहेंगे। और ऐसी मशीन करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ये बात अपनों ने कर चुके थे, ये बात अपने है ना कर चुके थे, आपको याद होगा, आपको इस चीज में
यार मेरी फोटो आ रही होगी ना पूरी स्क्रीन में, तो मेरा यहाँ नीचे आ रही होगी, चलो वो हो जाएगा। हाँ, तो पीपीएम फर्स्ट मशीन क्या ऐसी मशीन है कि जिसको अपने आउटपुट ना दे परंतु वो अपने को इनपुट कुछ ना कुछ दे दे। ओ सॉरी सॉरी यार दादा, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। अरे भूल जाओ यार, मेरे को गालियां मत निकालना। जिसको अपने इनपुट ना दे, सॉरी, जिसको अपने इनपुट ना दे परंतु वो अपने को आउटपुट दे दे, मतलब कोई वर्क, कोई कार्य, अरे यार रुक जा यार, मतलब कोई वर्क या कोई कार्य अपने को प्रदान कर दे जिसको अपने कुछ इनपुट ना दे परंतु उस मशीन से अपने को आउटपुट मिल जाए, और ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। यही बात की थी अपनों ने पीपीएम मशीन, पीपीएम फर्स्ट मशीन में। जब मैंने दोबारा से आपको समझाया था, अब अपने पढ़ते हैं इसको क्या होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ perpetual motion machine is the one which work without any external energy, does not work without any external energy, can completely convert the heat given into work, cannot completely convert the heat given into work। ये बात हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले गालियां निकालेंगे नहीं तो। प्रथम प्रकार की सस्वत मशीन वह मशीन है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करती है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य नहीं करती, प्रदान की गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करती है, प्रदान की गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं करती है। क्या बात की है, इनपुट नहीं देंगे परंतु आउटपुट मिल जाएगा, मतलब पहले वाला होगा, दूसरे वाला नहीं होगा। दूसरे वाली मशीन तो हर एक कोई होती है। यदि आप इंजन को फ्लूइड नहीं दोगे, मतलब आप उसको पेट्रोल वगैरह या डीजल फ्यूल नहीं दोगे, फ्लूइड नहीं, फ्यूल सॉरी, यदि आप इंजन को फ्यूल नहीं दोगे, उसको कुछ इनपुट नहीं दोगे, तो वो आपको आउटपुट नहीं दे सकेगा। यही बात है। यदि आप पंप को, सेंट्रीफ्यूगल पंप ले लो, उसको पानी नहीं दोगे तो वो आउटपुट में आपको, इनपुट में पानी नहीं दोगे तो वो आउटपुट में आपको कुछ नहीं दे सकेगा, या इनपुट में उसको अपने घुमाएंगे नहीं तो वो आउटपुट में कुछ नहीं दे सकेगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वही बात है। पीपीएम फर्स्ट मशीन कैसी मशीन होती है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करती है, ऐसी मशीन को पीपीएम फर्स्ट मशीन कहते हैं। ऐसी मशीन इम्पॉसिबल है बनाना। ऐसी मशीन पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसको अपने कुछ इनपुट ना दे और वो अपने को आउटपुट दे दे, याद रखेंगे। सारी बातें आपसे की हुई हैं, अभी तक जितने प्रश्न किए हैं आपको इस चीज में दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं सीधा, अभी 15 तक हो गया, अब सीधा 114 पे जाना है। उसके बीच में प्रश्न है जो अभी अपनों ने बातें नहीं किया, वो प्रश्न है, इसलिए अपने उसको नहीं देखेंगे। जब उनकी बारी आएगी तब उनको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने पास सीधा 114 नंबर पे पहुंचना है। देखो देखो देखो, हाँ मैं ये बात देखो, इलेक्ट्रिकल सिंबल वगैरह भी आपके आए थे। ध्यान रखना थोड़ा सा, ओडोमीटर वगैरह भी डिस्टेंस ट्रेवल वाले के लिए आता है, ये मेरे उसमें जेएन में आया था। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अपने। 113 के बारे में, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये भी अपने काम का नहीं है। ये रहा सस्पेंशन। देखो, ये चीज मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, ये चीज कोई भी टीचर आपको, मतलब ये चीज नहीं पढ़ा सकता। ट्रैक्टर में क्या है, कार में क्या है, बाइक में क्या है, उस कार में कौन सा होता है। अब जैसे मैं दिल्ली गया, दिल्ली में डीटीसी बसों में एयर सस्पेंशन है, किसी में लीफ सस्पेंशन है, किसी में क्या है, किसी में अपने स्प्रिंग सस्पेंशन है, कोयल सस्पेंशन है, किसी में इंडिपेंडेंस टाइप का सस्पेंशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकोगे। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू नहीं लगाओगे तब तक ये चीज आपके लिए करनी इम्पॉसिबल है। इस बात को आप समझ सकोगे। इस चीज में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप कहते हो मैं गलत पढ़ाता हूँ, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस इन चीजों से आपको समझ आएगी यार कि मतलब क्या हम थ्योरी से क्या प्राप्त कर सकते हैं और एमसीक्यू से क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज आप थ्योरी में कहीं भी नहीं पढ़ोगे। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी आप इस चीज को सोल्व कर सकोगे। द रेयर सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर। देखो, अगर ट्रक वगैरह का पूछता है तो लीफ स्प्रिंग होता है, अपने सभी को पता है लीफ स्प्रिंग होता है। अगर कार वगैरह का पूछ लेता तो कोयल स्प्रिंग होता है, पर पूछा किसका, ट्रैक्टर का। मतलब कुछ उल्टा ही होगा, पहली बात तो याद रखना। अब सुनो मेरी बात।
ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। कोई निलंबित प्रणाली प्रयोग में नहीं ली जाती ट्रैक्टर में। आपके यदि गांव घर में होगा तो आप उस चीज से देख लेना, कहीं नहीं होता। सिर्फ कोयल टाइप स्प्रिंग टाइप, मतलब हाँ, हेलिकल स्प्रिंग टाइप या कोयल स्प्रिंग टाइप जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वही यूज में होता है। वो भी कहाँ होता है? सीट के नीचे होता है। याद रखना ये बात, सीट के नीचे ट्रैक्टर में सस्पेंशन सिस्टम होता है कि सीट ऐसे ऐसे होती है। नहीं तो ट्रैक्टर में सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा होता है। इस बात को देखो, ये बात यार आप एमसीक्यू से सोल्व कर सकते हो, इस बात को आप समझ सकोगे तो याद रख लेना। अच्छा, आगे है 119 नंबर। देखो मैंने तो यार लिख रखा है, देखो मैंने इस चीज को, मैं ये पेपर आपको भेज दूंगा। हाँ, ये बात भी मैंने नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। पर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा माइंड है आप, ये मैंने आपको कहा है ना, आप ऐसे प्रश्नों में भी जाके फंसोगे जहां पे आपको दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे। दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, वहां पे बताता हूँ क्या क्या आप सोल्यूशन ले सकते हो। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विल स्टार्ट डिलीवरिंग वाटर ओनली व्हेन द प्रेशर राइज इन द पेलर इज इक्वल और ग्रेटर देन द। एक अपकेंद्रीय पंप केवल तभी पानी प्रदान करना प्रारंभ करता है जब प्रो- पर प्रशोधक में दाब वृद्धि बराबर व अधिक होगी। किसके? काइनेमेटिक हेड, गतिक शीर्ष से मैनोमेट्रिक हेड। यह गला था ना, मैं बस पूछ ही ना। दबात्रीय शीर्ष से स्टैटिक हेड, स्टैटिक शीर्ष से और वेलोसिटी हेड, वेग शीर्ष से। दो प्रकार के हेड पढ़े थे अपनों ने, एक पढ़ा था स्टैटिक और एक पढ़ा था मैनोमेट्रिक। पढ़ा था जी। हाँ, स्टैटिक क्या होता है? एस, ओहो, एच एस प्लस एच डी, मतलब सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड के जोड़ को अपने क्या कहते हैं? स्टैटिक हेड कहते हैं। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है? एच एस प्लस एच डी प्लस एच एल, ये होता है। मैंने इतनी बात आपको पढ़ाई थी, ये चीज आपको क्या है? अब इस चीज से दो ऑप्शन तो अपने खत्म भी हो गए कि साहब काइनेमेटिक हेड और वेलोसिटी हेड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ इतनी बातें पढ़ी है, स्टैटिक और मैनोमेट्रिक। बी प्रैक्टिकल, मैंने आपको क्या कहता, प्रैक्टिकल में मैनोमेट्रिक हेड अपने यूज करते हैं जहां पे कुछ लॉस, मतलब हानियां भी होती हैं, शीर्ष हानि भी होती है। इसलिए याद रखोगे, जब भी देखो, मैंने ये करवा नहीं रखा, मैं स्पष्ट कहने वाला इंसान हूं, मैंने ये चीज करवाई नहीं है। एमसीक्यूज करोगे, अरे ये क्या खोलो क्या, एमसीक्यूज करोगे, हाँ, तब आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिकल रूप में जब आप ऐसे प्रश्न में फंस जाओ जहां आप पंप वगैरह, जो चीज प्रैक्टिकल में है वहां पे हमेशा प्रैक्टिकल ही लेके चलना। क्या? कि यार कुछ ना कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हानियां भी होगी, उन सबको कंसीडर करने के बाद में जब मैनोमेट्रिक हेड से ऊपर अगर इम्पेलर का प्रेशर जाएगा तभी वो डिलीवरी स्टार्ट करेगा। तो क्या आंसर होगा? मैनोमेट्रिक हेड इसका आंसर होगा, याद रख लेना। एमसीक्यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, आप आसानी से इस चीज को समझ सकोगे। ये प्रश्न भी मैंने नहीं करवाया था, मैं फिर कह रहा हूँ मैंने नहीं करवाया था। मैं जो जो चीज कहता हूँ वो स्पष्ट कहता हूँ, ये मेरी गलती है। आपको सभी प्रोसेस बता दिए थे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, मैंने मैंने कर भी रखे हैं, समतापी, समदाबी, समायतनीय, रुदोसम। थ्रोटलिंग प्रोसेस आपको बताना रह गया था। थ्रोटलिंग फर्स्ट लो वाला थ्रोटलिंग नहीं है, ये सिंपल एक थ्रोटलिंग प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस ये आपके बेसिकली सेकंड लो में भी जाके आएगा, ठीक है। अरे यार लिखा जा, सेकंड लॉ में भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकंड लॉ में भी आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। परंतु अभी अपने बात करें तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है ये आप लिख लेना, जहां भी आपने वो बाकी सभी प्रोसेस लिखे हैं। तभी मैं कहता हूं एमसीक्यूज करोगे तो ही बेड़ा पार होगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी प्रोसेस, ठीक है। अब आप समझ जाओगे क्या स्थिर एंथैल्पी, एंथैल्पी प्रक्रम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम। थ्रोटलिंग प्रोसेस समझ गए मेरे ख्याल से। अब आपका कोई प्रोसेस नहीं रहा, एक थ्रोटलिंग ही बचा था, ठीक है। एडियाबैटिक वगैरह मैंने करवा दिया, आइसोक्रोमिक, आइसोबार, आइसोथर्मल आपको सभी करवा दिए हैं।
एग्जामिनर वो भी पूछ सकता है आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आपसे ये पूछने के बहुत चांसेस हैं, वो भी याद रखेंगे। एक थ्रोटलिंग प्रोसेस रह गया था, वो भी आपको भी याद रखना है। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, देखो एमसीक्यू से भी बहुत कुछ पता लगता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस को कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस अपने कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, मतलब एंथैल्पी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। परंतु यदि यही प्रोसेस फर्स्ट लॉ में पूछ लिया जाता तो वहां पे ना एंथैल्पी चेंज होती है, ना वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ये बात आपको पता है, अपने आप पिछली क्लास में पढ़ के हटे हैं। परंतु सिंपल थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, यही यहीं पर आपका एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। अपनों ने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग थ्रोटलिंग पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे एंथैल्पी भी चेंज नहीं हो रही थी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही थी, कार्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे। परंतु थ्रोटलिंग प्रोसेस सिंपल वो क्या होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया 120 नंबर। अब सीधा पहुंचना है 137 पे। आ, समझ आ रहे ये हाँ, तो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक दो प्रश्न जो ऐसे हैं, वो यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर करने बैठोगे, मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है, सब कुछ। दो तीन प्रश्न ऐसे हैं, मतलब 80-85% मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो वही चीज है। आप एमसीक्यूज करने ही आपको पड़ेंगे। चलिए आगे बात करता हूँ। याद करो वो सुहाने दिन जब मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ाया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ाया था, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, देखो जो पढ़ाया जाता है एग्जामिनर अगर वही लैंग्वेज पूछ दे तो क्या ही कहने हैं, मैं तो भगवान ही बन जाऊंगा ना। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। अपकेंद्रीय पंप पढ़ाया था, तब मैंने क्या कहा था, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, आईपी अपॉन में बीपी, यही कहा था मैंने, ठीक है, यही कहा था मैंने। देखो इसने जो प्रश्न पूछा है ना, वो पूरा किसी भी चीज के लिए हो सकता है, परंतु अपनों ने जो पढ़ रखा है, अपनों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ रखा है। इसी चीज को इसने लैंग्वेज चेंज करके क्या दे दिया, नीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू एन आई पी अपॉन में एन, ठीक है। ये आपके उसमें भी आएगा, डायनामोमीटर एक दो जगह में आता है ये, मेरे को आगे ब्रेक्स वगैरह में आता है ये। जब अपने डायनामोमीटर का मतलब प्रैक्टिकल करते हैं तब भी ये पूछा जाता है। परंतु मुझे सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैंने आपको पढ़ाया, इसलिए मैंने अभी आपको करना जरूरी है। यदि आप इसको देखोगे तब आप कहोगे यार ये तो करवाया नहीं है, इसलिए मैंने करवा दिया। तो क्या मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, याद रख लेना। सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही याद रखना, बाकी आगे चल के डायनामोमीटर से भी अपने कर लेंगे। और ब्रेक ब्रेक जब अपने ब्रेक पावर इंडिकेटर पावर निकालेंगे तब ये अच्छे से आ जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रह्मास्त्र प्रेस ये भी पास्कल के नियम पे ही कार्य करती है, जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना इस चीज के बारे में। अच्छा, 150 नंबर अपना रह गया जो अपने टेक्निकल का है। उससे पहले 141 से 47 तक अपने देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट अब खुद ने नहीं पढ़ा है, मैं सही बताऊं आपको, मेरे को इतना नहीं पता, पर मैंने कुछ हद तक पढ़ रखा है, तो मैं आपको करवा मतलब एक दो प्रश्न करवा दूंगा। देखो कितने सिंपली वे से आपसे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, उस चीज को भी देखते हुए चलते हैं। जरूरी है आपके लिए, आपको एक मैं हमेशा कहता हूँ आपको एक गाइडेंस देनी जरूरी है, आपको दिशा दिखानी जरूरी है। दशा आप जैसे मर्जी परिवर्तित करो, वो आप पे डिपेंड है। इन विच चैप्टर और मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से चैप्टर में द सेक्शन रिलेटेड टू नेसेसिटी ऑफ वेयरिंग प्रोटेक्ट हेयर हेड गियर वाइल ड्राइविंग मोटरसाइकिल इज रेफर्ड, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार किस चैप्टर में धारा में उल्लेखित है, संबंधित धारा में है, किस अध्याय में यह उल्लेखित है कि जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे आपको हेलमेट पहनना है, तो यह उल्लेखित है 8 नंबर। चैप्टर सेकंड किसके लिए है, चैप्टर सेकंड लाइसेंस के लिए है। चैप्टर थर्ड शायद कंडक्टर लाइसेंस के लिए है, पता नहीं कंडक्टर के लिए, नहीं 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 नहीं, कंडक्टर के लिए नहीं है, पता नहीं, लर्निंग लाइसेंस के लिए, मुझे याद नहीं है। लर्निंग या
उसके उन दोनों में से एक के लिए है, मैं देख के बता सकता हूँ, पर छोड़ो कोई बात नहीं। कंडक्टर पता नहीं, लर्निंग लाइसेंस इन दोनों में से एक के लिए होता है। चैप्टर फोर्थ जो है वो रजिस्ट्रेशन, REGISTRA, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल के लिए है। चैप्टर 8 में क्या है, इन सब के बारे में है। मैं नाम भूल गया, परंतु चैप्टर 8 में अपने को ये सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए मिलता है कि आपके ऊपर कैसे कैसे चालान आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, हाउ लॉन्ग टाइम पीरियड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल रिमेन लीगल वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। देखो यार, वैसे ये 50 साल है, परंतु इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से, मतलब मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार किसी मोटर यान का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से कितनी समावधि तक विद्यमान रहता है। शायद ये 15, पता नहीं 20 साल हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता। पर प्रश्न देख लो कैसे पूछे जाते हैं, कोई डेप्थ में नहीं पूछे जा रहे, कोई सेक्शन नहीं पूछा जा रहा आपसे, ठीक है। सबसे मेन धारा होती है कि अपने धारा ज्यादा पढ़ लेते हैं, मत पढ़ना धारा। सिंपल सिंपल मलाई मलाई होती है ना, दूध है ये पूरा, दूध में मलाई उठा लेना, वो मलाई में से पूछा जाएगा। रोड विड्थ पे अपने प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके एग्जाम में दिया गया है। आप नेट पे जाओगे तो आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। रोड साइन आपको सभी के सभी याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, ये भी बेसिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वट इज नॉट इंक्लूडिंग इन डेली प्री ड्राइविंग इंस्पेक्शन ऑफ द कार, मतलब आपको डेली क्या चीज मतलब नहीं चेक करनी, ठीक है, क्या चीज आप नहीं चेक कर सकते हो। देखो, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे जल्दी नहीं है, जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चेकिंग इंजन के स्नेहक का स्तर जांचना, लुब्रिकेशन लेवल अपने को वास्तव में जांचना चाहिए कि लुब्रिकेशन कम तो नहीं है, ऐसा ना हो सारा इंजन सीज हो जाए, ठीक है। चेकिंग ऑफ कूलेंट लेवल, कूलेंट लेवल को अपने को चेक करना चाहिए कार में, ठीक है, कार की बात कर रहे हैं, कार में कूलेंट होता है, उस लेवल को करना चाहिए, नहीं तो इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा यदि कूलेंट लेवल कम होगा। चेकिंग द ब्रेक फ्लूइड लेवल और चेकिंग द लुब्रिकेशन लेवल ऑफ डिफरेंशियल। देखो, ब्रेक फ्लूइड लेवल भी अपने चेक कर सकते हैं, परंतु डिफरेंशियल का लुब्रिकेशन लेवल अपने चेक नहीं कर सकते। डिफरेंशियल बंद होता है, उस चीज को अपने कैसे भी नहीं चेक कर सकते। तो आई मेरे मेरे अकॉर्डिंग, देखो मैंने पढ़ नहीं देखा, पर मेरे अकॉर्डिंग, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत कॉमन बातें आपसे पूछी जाएगी। इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर इन इज इन विच चैप्टर। देखो चैप्टर के कितने प्रश्न आगे, दो आगे सीधे सीधे, किसमें अभी बता के आता हूँ, चौथे में, अभी ही पीछे बता के आता हूँ, कंफ्यूज मत होना। द फिफ्थ चैप्टर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये बताता है अपने को कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में अपने को बताता है, जो अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल जितने भी होते हैं उनके बारे में फिफ्थ चैप्टर में अपने को। देखो चैप्टर के कितने आगे, 3 आगे, सीधे सीधे चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बात थी। अब अपने चलते हैं 150। हाँ साहब, अब मेरे को पड़ेंगी गालियां, आप कहोगे सर आपने तो पता नहीं क्या ही बताया था, इसमें पता नहीं क्या ही लिखा रहा है, मैं इस चीज को उधर चल के ही सोल्व करूंगा, ठीक है। आप प्रश्न पढ़ लो, ठीक है, नीचे आपको सब कुछ दिया गया गया होगा, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, पहले प्रश्न पढ़ो। इन ए क्लोज कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ए मीन डायमीटर डी, हेलिकल स्प्रिंग का डायमीटर कितना है, डी, is subjected to an axial load W, what will the deflection of the spring। सबसे पहले एंगल ऑफ ट्विस्ट मैं एक एक करके बात करूंगा, क्या बताया था मैंने आपको वो याद कर लेते हैं। 64 WR² N बटा में CD की पावर 4। यहाँ पे मैंने R क्या लिया था, रेडियस, त्रिज्या, किस चीज की त्रिज्या, यार हिंदी में कोई मेरे को लगता नहीं दिक्कत है, ठीक है। स्प्रिंग का डायमीटर D है, एक्सियल लोड W है, डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन मतलब मैं अभी बता देता हूँ, हिंदी में देख लेता हूँ, कहाँ गया यार। हाँ, विक्षेपण क्या होगा, ठीक है, विक्षेपण के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आर क्या बताया था, मैंने कहा था रेडियस ऑफ स्प्रिंग, और डी क्या बताया था, डायमीटर, व्यास, व्यास ऑफ वायर, ठीक है, ये बताया था। यहाँ पे
नीचे इन्होंने सब कुछ दे रखा है। डी क्या है? स्प्रिंग वायर का डायमीटर। मतलब इन्होंने क्या किया, स्मॉल डी के रूप में स्प्रिंग वायर का डायमीटर दे दिया, जो अपनों ने कैपिटल डी के रूप में लेके चले थे। इस बात को याद में रखना। अरे यार, चल, इस बात को याद रखना। एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न ऑफ स्प्रिंग। एन अपनों ने बात कर ली। जी, अब देखो अपनों ने सी पढ़ा था और यहाँ पे क्या आ गया? जी आ गया। कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जामिनर आपको सभी बातें बताएगा। अब मैं चलता हूँ पीपीटी के ऊपर। हाँ, अरे यार ये साला हैंग हो गया। चल जा दादा, एक सेकंड यार, एक सेकंड। धीरे चलता है, क्या है, गरीब है। हाँ, तो अपनों ने क्या पढ़ा था? इसने क्या पूछा है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पूछा गया है। विक्षेपण से विक्षेप पूछा गया है। ठीक है, विक्षेप डिफ्लेक्शन अपने से पूछा गया है। अपनों ने एंगल ऑफ ट्विस्ट पढ़ा था, मरोड़ कोण पढ़ा था, क्या याद होगा? 64 डब्ल्यू आर स्क्वेयर में एन बटा में सी डी की पावर 4, ये पढ़ा था। पर इन्होंने क्या किया, इस डी को स्मॉल डी से और इस सी को जी से चेंज कर दिया, और आर की जगह में इसने क्या दे दिया? डी दे दिया। तो आर को अपने डी बटा में 2 लिख सकते हैं। इतनी बात में आप कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज मिलेगी आपको, एज इट इज नहीं देखने के लिए मिलेगा, परंतु आर एस खुरमी में जो एग्जामिनर ने पूछा है वही दे रखा है, मैंने आपको इस तरह से करवाया है। हाँ, आर एस खुरमी में शायद यहाँ पे सी ही है। अब देखता हूँ अब क्या हो सकता है, अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चीज को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, 64 डब्ल्यू आर को मैं वैसे ही लिखूंगा एन जी डी की पावर 4। ये चीज तो आपको पता लग गई होगी, इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आर की जगह पे क्या करूंगा? डी बटा में 2 करूंगा। डी बटा में 2 होगा। ठीक है। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन अपने पास होता है आर इंटू में। ठीक है, ये बात याद होगी। नहीं याद है तो प्लीज पीछे वाले जाके बातें देखिए, आप एक बार पढ़िए, समझिए, करिए। टाइम क्या हो गया? काफी टाइम हो गया ना। हाँ, तो पढ़िए, समझिए, करिए, तब आप समझ जाओगे। आर, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक आर ज्यादा हो जाएगा, एक आर ज्यादा हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना इस चीज को क्या? तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 64 डब्ल्यू आर की पावर 3 एन बटा में सी, सॉरी, जी डी की पावर 4 लिख सकता हूं। आप कहोगे साहब आप लिख सकते हो, आपने जो कह दिया वो सही है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? 64 डब्ल्यू डी बटा में 2 की पावर 3 एन बटा में जी डी की पावर 4 लिख सकता हूँ। यार मैं आपको कोई कंफ्यूजेबल चीजें तो बता ही नहीं रहा, मैं सिंपल चीजें आराम से कर रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना। 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। 64 डब्ल्यू डी की पावर 3 8 इंटू में एन, इसको इससे काटूँ 8 बचेगा, और बटा में क्या बचेगा? जी डी की पावर 4। तो क्या निकल के आएगा? 8 डब्ल्यू डी 3 एन बटा में जी डी की पावर 4, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, टाइम बहुत होगा, टाइम के लिए आप परवाह मत मानना। यदि आप जहां आपने किया है ये सब कुछ, जहां आपने लिखा है या करा है, वहां भी आप इस चीज को लिख सकते हो। सभी चीजें कैलकुलेट करके लिख लेना, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली चीज तो है ही नहीं है। क्या निकला था अपना? तो अपना आंसर निकला था 8 डब्ल्यू टी 3 एन बटा में जी स्मॉल डी की पावर 4, ये निकला था साहब। अब ढूंढ लो कहाँ पे है, तो ये रहा। सब करवा रखा है, कुछ एक या दो तीन प्रश्नों को छोड़ के 14 प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको जो चीजें करवाई जा रही हैं वो सही है या गलत है, इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैं जो कह रहा हूं, मैंने आपको कह दिया कि 80 से 85% ही, बाकी 15% आपको जाके एमसीक्यू से सॉल्व करना पड़ेगा। वो करना ही पड़ेगा। एग्जामिनर सेम प्रश्न कभी नहीं देता, वो लैंग्वेज को चेंज करेगा ही करेगा। वो लैंग्वेज को चेंज करेगा ही करेगा, किसी भी एग्जाम में देख लेना है। लैंग्वेज के लिए खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है किसी भी प्रश्नों की। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
टेलीग्राम आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। आज का सेशन अपने यही खत्म करते हैं, कल अपने मिलेंगे, कल अपने बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि सेकंड लॉ में क्या कुछ बातें हैं, क्योंकि सेकंड लॉ में क्या है ना, वैसे देखा जाए तो साइकिल, कार्नोट साइकिल और जूल और साइकिल वगैरह ये उसमें है, परंतु उसको अपने आगे चल के पूरा एक अलग सेशन बना के उसको पढ़ेंगे। कल अपना आधे घंटे में खत्म कर दूंगा मैं आपके मतलब जो अपना वो होगा सेकंड लो होगा वो आधे घंटे में अपने खत्म करके, और उससे अगले दिन अपने कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, जितनी भी साइकिल है थर्मोडायनेमिक्स की वो पढ़ेंगे। होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।